नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। जैसे कि आपको मालूम है कि लगातार संविधान के वीडियो हम बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे भारत की संसद की। ठीक, संसद या संसदीय प्रक्रिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है, चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। अपना कॉपी पेन उठाओ और एकदम जो है इसको लिखना शुरू कर दो। संसदीय प्रक्रिया जो ली गई है हमारे भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, या हम कह सकते हैं ब्रिटेन से संसदीय प्रक्रिया को लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। और यदि हम बात करें संसद की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संसद के दो सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, या हम ये कहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा। और यहीं पर अगर हम बात करें संसद के अंगों की, तो संसद के मुख्य तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैं लिख देता हूं कि जो भारत की संसद मिलती है वो तीन व्यक्तियों से मिलकर बनती है। तीन से क्या, नंबर एक राष्ट्रपति, नंबर दो लोकसभा, नंबर तीन राज्यसभा। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो इसको निम्न सदन भी कहा जाता है और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये परमानेंट हाउस यानी स्थायी सदन भी इसको कह दिया जाता है। अब संसद के अंतर्गत क्या प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि संसद अपने नियम व प्रक्रिया स्वयं बनाएगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आर्टिकल 118 क्या कहता है कि संसद अपने नियम व प्रक्रिया स्वयं बनाएगी। संसद अपने नियम व प्रक्रिया स्वयं बनाएगी। और यहीं पर हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल और आया था, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 क्या कहता है, अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। और संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। और ये संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं हम आगे क्या प्रश्न बनते हैं। पहली बात, अनुच्छेद 108 में ये लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होगी। जब कोई भी बिल या प्रस्ताव या विधेयक हम संसद में रखते हैं, तो उसको संसद के दोनों सदनों से गुजरना होता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो दूसरी बात यह है कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों से गुजरना होता है और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है, जब किसी विधेयक को लेकर के या किसी बिल को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में या विशेष परिस्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और इसको बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाते राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि हम बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऐसा कहां पर लिखा है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 में लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि संसदीय प्रक्रिया से लेकर के और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष आपका अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि आर्टिकल 118 में ही ये बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, क्या
कि संयुक्त अधिवेशन के जितने भी नियम व कायदे कानून होते हैं उन सब का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे और किसके साथ मिलकर करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के। यानी संयुक्त अधिवेशन के नियम व कायदे कानून व कायदे राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति किसके साथ मिलकर के करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर करेंगे। और ये वाली बात भी जो है लिखी हुई है कहाँ पर, आर्टिकल 118 में। आगे क्या प्रश्न बनता है, यहाँ से आगे प्रश्न ये बनता है, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तब ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता जो करेगी वो राज्यसभा करेगी। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा, क्योंकि सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो याद रखना, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है या नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। राज्य सभा का उपसभापति। ठीक है, यदि ये दोनों लोग नहीं हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उपसभापति। फिर क्या होता है, फिर यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये लिखा है, क्या लिखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 में ये लिखा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में दोनों सदन आपस में मिलकर के विचार विमर्श करने के बाद एक अध्यक्ष चुनेंगे और उस अध्यक्ष को चुनने के बाद जो है ये क्या काम करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही को शुरू कर देंगे। और प्रश्न क्या बनता है यहाँ से, संयुक्त अधिवेशन भारत में अब तक कुल 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है। आगे हम बात करते हैं क्या कि जो हमारी लोकसभा है इसकी भाषा को लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं। तो लोकसभा नहीं, संसद। तो संसद को लेकर प्रश्न ये बनते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 120 यानी अनुच्छेद 120 ये कहता है क्या कि संसद के सभी कार्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में किए जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 120 क्या, संसद के कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में संसद के कार्य किए जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं जो हिंदी जानता है वह हिंदी में कार्य कर सकता है, हिंदी में बात कर सकता है, जो अंग्रेजी जानता है अंग्रेजी में कार्य वह अंग्रेजी में बात कर सकता है। और भारतीय संविधान का यहीं पर एक आर्टिकल है 120 के बाद 121 क्या कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। यानी जब न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, यानी संसद जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी। ठीक है, प्रस्ताव पर केवल हम चर्चा कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 121 न्यायाधीश को हटाने पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के संसद को लेकर के और क्या प्रश्न बनते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं, अब जैसे अभी हमने आर्टिकल 121 को जाना कि अब आर्टिकल 122 क्या कहता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 122 में ये बात लिखी गई है क्या कि यहाँ पर न्यायपालिका को रोका गया है। किस लिए रोका गया है, वह संसद के कार्यों में दखलंदाजी ना करे। ठीक है, आर्टिकल 122 में न्यायपालिका को रोका गया है, न्यायपालिका को रोका गया है। और किस लिए रोका गया है, इसलिए रोका गया है कि न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे या संसद के कार्यों पर कोई टीका टिप्पणी ना करे।
जैसे कि हम बता देते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए कहा गया। यह डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि जो संसद होती है, संसद के सदस्यों को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर जान लेते हैं। संसद के सदस्यों की शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और ऐसा लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में। यानी अनुच्छेद 99 में क्या लिखा है? संसद के सदस्यों को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उनका अधिकृत, या हम कह सकते हैं जिसे राष्ट्रपति कहें। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 99 में यानी 99 में। या राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। अब बात ये करते हैं कि संसद के सदस्य शपथ किस बात की लेते हैं। तो ये बात भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो अनुसूची 3 है भारतीय संविधान की, उसमें शपथ का जिक्र है संसद के सदस्यों का। आगे एक और अनुच्छेद आता है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है? कोरम या गणपूर्ति। आर्टिकल 100 कोरम या गणपूर्ति, यानी इसको हम समझ लेते हैं। कोरम या गणपूर्ति क्या है? यह है निश्चित व न्यूनतम सदस्य संख्या। यानी यदि संसद में बैठक करनी है या संसद में किसी प्रस्ताव पर चर्चा करनी है तो उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। यदि यह सदस्य संख्या पूरी नहीं है, मतलब कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं है, तो संसद के सदस्यों की बैठक हो नहीं सकती। ऐसा तो है नहीं कि संसद में मान लीजिए 545 लोकसभा में 245 जो है राज्यसभा में सदस्य होते हैं, तो कोई 2-4 लोग आए और कहें चलो जी भाई बैठक करो या मीटिंग करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य यदि होंगे तो वह कोरम या गणपूर्ति को पूरा करते हैं, तब संसद की बैठक पूरी की जाएगी। या हम कह सकते हैं यदि लोकसभा की बैठक करनी है तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। 545 में से जो है 1/10 यदि हम करेंगे तो लगभग 55 लोग जो है इसकी बैठक के लिए आएंगे, तब इसकी बैठक शुरू की जाएगी। यहीं पर अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 245, और 245 का 1/10 यदि हम करते हैं तो 25 सदस्य यदि होंगे तब वह कोरम में गणपूर्ति करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कोरम में गणपूर्ति है क्या? कुल सदस्यों का 1/10 संख्या। कुल सदस्यों का 1/10, और यही क्या कहलाता है? कोरम व गणपूर्ति। कोरम व गणपूर्ति कहलाता है। आगे एक और प्रश्न बन जाता है हमारा, और वह प्रश्न बन जाता है आर्टिकल 100 को लेकर के, क्या कि यदि कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो ऐसे में जो है सदन का कोरम पूरा किया जाएगा, और जब पूरा होगा तभी बैठक पूरी की जाएगी, नहीं तो सदन की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। और स्थगित कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। ठीक है, यहीं पर प्रश्न ये बनता है कि आर्टिकल 100 ये भी कहता है चाहे कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर गणपूर्ति या कोरम व्यवस्था पूरी नहीं है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है कोरम पूरा न होने पर। अब हम बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया की कि संसदीय प्रक्रिया है क्या। संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत एक चीज आती है संसद का सचिवालय, और संसद के सचिवालय की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 98 यानी अनुच्छेद 98 क्या कहता है? संसद के सचिवालय के विषय में बताता है। क्या संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय, सचिवालय
और संसद के सचिवालय के लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 108। और आर्टिकल 108 में उल्लेख मिलता है क्या कि संसद में दो सदन होते हैं। कौन से सदन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी एक स्थायी सदन और एक अस्थायी सदन, या हम बोल सकते हैं उच्च सदन व निम्न सदन। और संसद के दोनों सदनों का अपना एक एक सचिवालय होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का अपना एक एक सचिवालय होगा, ऐसा लिखा भारतीय संविधान के आर्टिकल 98 में। और यहीं से हम बात करें तो संसद के कर्मचारियों की नियुक्ति की जो बात की जाती है वह भी आर्टिकल 98 में ही की जाती है। ठीक है, यानी कर्मचारियों की नियुक्ति, संसद के कर्मचारियों, इधर से लगेगी मात्रा, कर्मचारियों की नियुक्ति। और ये कहाँ लिखी है? आर्टिकल 98 में। उसके बाद और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जो संसद के सचिवालय है, जो कर्मचारी है, उनके ऊपर या उन पर जो नियम व प्रक्रिया निर्धारण करेगी वह कौन करेगी? संसद, यानी संसद उनके नियमों को बनाएगी। और इन पर कानून जब भी बनाया जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के, इनके अध्यक्ष के सामने, राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाएगा। या हम कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा इनके अध्यक्ष को लेकर के और राष्ट्रपति को लेकर के, तीनों मिलकर के संसद के कानूनों को बनाएंगे। आगे हम बात करते हैं क्या के सचिवालय कौन कौन से होते हैं? लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय। इनके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों के अलग अलग सचिवालय होते हैं, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। कैसे? लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय। यदि हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों की, तो दोनों में एक एक महासचिव होता है, यानी महासचिव। दोनों में एक एक महासचिव होता है। अब हम बात करते हैं कि इन महासचिवों की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है अध्यक्ष, अलग कुछ नहीं, की नियुक्ति अध्यक्ष। और यदि हम बात करें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? सभापति, नियुक्ति सभापति करेगा। आगे क्या प्रश्न बनते हैं क्या कि जो सचिव होते हैं, महासचिव लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों महासचिव का दर्जा भारत सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव के समक्ष होता है। यहीं से यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि जो सचिवालय स्थापित किए गए, कब किए गए? तो भारत के संविधान के अनुसार यदि हम बात करें तो 1952 में जो है सचिवालय स्थापित किए गए और तभी से इनकी नियुक्ति की गई। 1990 की यदि हम बात करें तो इनका दर्जा कैबिनेट के मंत्री के बराबर कर दिया गया। इससे पहले ये इतना शक्तिशाली नहीं था 1990 से पहले। यहाँ से हम बात करते हैं तो प्रश्न ये आता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा सचिवालय में पहली महिला महासचिव कौन? तो लोकसभा सचिवालय की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव, उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो यहाँ से भी हमारा एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे महासचिव के बारे में कि महासचिव बनता कौन है। तो जो महासचिव बनते हैं ये आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं और इन आईएएस अधिकारियों को ही महासचिव बनाया जाता है। और महासचिव की यदि हम बात करें तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी होते हैं। जैसे हम बात करें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है तो बारी बारी सिर से ये महासचिव जो है उसमें पीठासीन अधिकारी करते हैं, यानी इस बार लोकसभा का तो अगली बार राज्यसभा का, फिर अगली बार लोकसभा का, फिर अगली बार राज्यसभा का, पहली बार। दूसरी बात क्या है कि इनकी नियुक्ति की जाती है पीठासीन अधिकारी के रूप में। ये महासचिव बारी बारी सिर से जो है चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
कि पीठासीन अधिकारी तो होते ही होते हैं, बल्कि इनके कार्यकाल के संदर्भ में क्या प्रश्न बनता है कि इनके कार्यकाल के संदर्भ में संविधान में कुछ भी उल्लेखित नहीं है, या हम कह सकते हैं संविधान मौन है। इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो अधिपत्र द्वारा की जाती है। ऐसा भारतीय संसदीय प्रक्रिया में अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनकी नियुक्ति की जाती है, जब चाहे इनको हटाया जा सकता है। आगे प्रश्न ये बनता है कि ये जो महासचिव होते हैं, अगर ये अपना त्याग पत्र दें, त्याग पत्र, तो त्याग पत्र किसे दिया जाएगा? तो जो व्यक्ति ने नियुक्त करेगा उसी को ये अपना त्याग पत्र देंगे। यानी अगर यहाँ पर इसको अध्यक्ष कर रहा है तो अध्यक्ष को त्याग पत्र, यहाँ पर सभापति कर रहा है तो सभापति को ये अपना त्याग पत्र देंगे। अब बात हम करते हैं संसदीय सेशन की या सत्र की या अधिवेशन की। संसदीय सत्र, सेशन या अधिवेशन। अधिवेशन, तो इनके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं हम जान लेते हैं। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तब हमने आपको बता दिया गया, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं। आहूत का मतलब है संसद के सत्र को बुलाते हैं, और अनुच्छेद 85 में ही ऐसा लिखा है कि एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य है। एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य है, और दोनों सत्रों के बीच कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, क्या 85 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को, सत्र कहते हैं, सेशन कहते हैं या अधिवेशन कहते हैं, आहूत करते हैं। आहूत का मतलब होता है बुलाते हैं, और यहीं पर यदि हम बात करें तो एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, और दोनों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतराल या 6 महीने का टाइम होना चाहिए। यानी इससे ज्यादा का गैप नहीं हो। तो आप समझ लें एक वर्ष में 12 महीने तो कुल होते ही है, तो 6 महीने का पहले 6 महीने में और अगला 6 महीने में, यानी 2 होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है बुलाते कैसे हैं संसद के सत्र को या सेशन को या अधिवेशन को। तो इसके लिए आप सीधा जान लीजिए कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। मंत्री परिषद की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर बुलाते हैं। अब क्या कि यहाँ पर बात आती है सत्रावसान की, या सत्र को समाप्त करने का कार्य किसका होता है? तो जो सत्रावसान का मतलब सत्र के समाप्ति की घोषणा, और यह कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 में ही बहुत खूबसूरत शब्दों में लिखा है कि सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब है सत्र की समाप्ति, इसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और ऐसा जो लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 यानी 85 में ही लिखा है। आगे हम बात करेंगे कि जैसे हमने जान लिया था जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था तब मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, और 3 सत्रों की यदि हम बात करें तो एक आता बजट सत्र, दूसरा आता मानसून सत्र, और तीसरा आता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। और उन 3 सत्रों में यदि हम बात करें तो बजट सत्र की, तो बजट सत्र जो होता है वह ये होता है, इसमें बजट रखा जाता है। बजट सत्र में बजट रखा जाता है, और यह वर्ष का पहला सत्र होता है, और यह सबसे बड़ा सत्र होता है। और राष्ट्रपति इस सत्र के लिए राष्ट्रपति, एक अनुच्छेद आता है 87, आर्टिकल 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के या वर्ष के या बजट सत्र के सत्र को सबसे पहले मुख्य रूप से, अनिवार्य रूप से जो है संबोधित करेंगे। फिर यहीं पर प्रश्न ये आ जाता है क्या कि जो बजट सत्र है ये अक्सर रखा कब जाता है, ये शुरू कब होता है? तो प्रमुख रूप से हम कहते हैं ऐसा जो है हमारा संसदीय प्रक्रिया में नियम है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा कि फरवरी माह में ये शुरू किया जाता है। फरवरी माह में प्रारंभ होता है और मई माह तक जो है ये सत्र
चलता है। ठीक है, चलिए।